नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रीन टीवी में। आप देख रहे हैं देश डायरी और मैं हूं साबिता ठाकुर। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी तमाम हलचलों के साथ। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी सूचनाएं और जानकारियां रहीं सुर्खियों में। आज हम बात करेंगे भारत में अनाज से ज़्यादा फल के उत्पादन के बारे में। जानेंगे टेक्सटाइल पार्क बनाने के फायदे, बताएंगे भारतीय पोल्ट्री बाजार कैसे जोर पकड़ रहा है, समझेंगे चारागाह से कैसे किसान मुनाफा कमा सकते हैं, साथ ही बताएंगे उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों के लिए क्या है अच्छी खबर। भारत कृषि प्रधान देश है, ये तो आप सबको पता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भारत दुनिया में फल और सब्जी का उत्पादन करने वाला दूसरा देश है। भारत में अनाज से ज़्यादा फल और सब्जियों का उत्पादन होता है। भारत दुनिया में चीन के बाद सबसे अधिक फल और सब्जी का उत्पादन करता है। चीन में साल 2012 और 13 में जहां फल की कुल पैदावार 13.70 करोड़ टन रही, वहीं भारत में ये आंकड़ा 8.12 करोड़ टन के करीब दर्ज किया गया। ब्राजील इस मामले में तीसरे नंबर पर है। इसके बाद अमेरिका और इटली का नंबर आता है। इस कड़ी में आंध्र प्रदेश देश में मसाले का उत्पादन करने में पहले स्थान पर है। फूलों की खेती करने में तमिलनाडु और सब्जियां उत्पादन करने में पश्चिम बंगाल सबसे आगे है। वहीं बिहार और उत्तर प्रदेश बागवानी में आगे हैं। कॉटन किसानों को कपास की अच्छी कीमत मिले, इसके लिए सरकार कॉटन उत्पादन क्षेत्र में टेक्सटाइल पार्क बनवाने वाली है। इससे किसानों को अपनी कपास फसल का सही दाम तो मिलेगा ही और साथ ही गारमेंट की लागत भी कम लगेगी। टेक्सटाइल क्षेत्र के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार उत्पादों की लागत कम करने की तैयारी में जुट गई है। इस क्रम में आगामी बजट में सरकार मैन मेड फाइबर के उत्पादन कर में कटौती कर सकती है। वस्त्र मंत्रालय ने मैन मेड फाइबर के उत्पादन कर में कमी के लिए वित्त मंत्रालय को अपना ज्ञापन भी दिया है। मंत्रालय ने कॉटन किसानों को कपास की अच्छी कीमत दिलाने के लिए अब कॉटन बाहुल इलाके में टेक्सटाइल पार्क लगाने की योजना बनाई है। साथ ही कॉटन निर्यात मांग में आई गिरावट को देखते हुए मंत्रालय इस कोशिश में भी लगा हुआ है कि कॉटन उत्पाद वाले एरिया में ज्यादा से ज्यादा टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाए। साल 2012 में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के कारण कई देशों ने भारत के लिए अपने पोल्ट्री बाजार बंद कर दिए थे, लेकिन एक बार फिर से भारतीय पोल्ट्री बाजार जोर पकड़ने वाला है। हांगकांग भारत से चिकन और अंडों की खरीदारी फिर से करने वाला है। हांगकांग ने भारतीय चिकन और अंडों के लिए अपने बाजार खोल दिए हैं। इससे भारतीय निर्यातकों के लिए एक बड़ा अवसर खुल गया है। अगर भारतीय निर्यातक साल 2016-17 में हांगकांग को 10% भी निर्यात करते हैं, तो भारत का पोल्ट्री उत्पादों का निर्यात 3 गुना तक बढ़कर $30 करोड़ हो जाएगा। साल 2012 में कई केंद्रों पर बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद कई देशों ने भारत से पोल्ट्री उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसी के चलते साल 2014 में सऊदी अरब ने अपना बाजार एक बार फिर से भारतीय पोल्ट्री उत्पादों के लिए खोल दिया है। जबकि सरकार द्वारा गुणवत्ता को लेकर भरोसा दिए जाने के बाद इस साल कुवैत और हांगकांग ने भी अपने बाजार भारतीय निर्यातकों के लिए खोलने का फैसला किया है। तिलहन का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने कई पहल तो किए हैं, लेकिन प्रतिकूल मौसम के कारण भारत में तिलहन का उत्पादन घट गया है, जिसके चलते तिलहन पेराई मिलों ने सरकार से आयात शुल्क में छूट मांगी है। तिलहन की भारी कमी के कारण खाद्य तेल और खली का उत्पादन कम होने से परेशान घरेलू पेराई उद्योग ने सरकार से आग्रह किया है कि उद्योग पर आयात शुल्क वर्तमान 30% से घटाकर 5% कर दिया जाए। जलवायु की प्रतिकूल परिस्थितियों और किसानों के बेहतर वैकल्पिक फसलों की तरफ रुझान बढ़ने के कारण भारत में तिलहन उत्पादन में लगातार गिरावट की स्थिति बनती जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि फसल वर्ष जुलाई से जून 2014-15 में भारत का तिलहन उत्पादन करीब 19% घटकर 266.8 लाख टन रहा, जो साल 2010-11 में 328.4 लाख टन था। भारतीय चाय निर्यातकों के लिए एक अच्छी खबर है। साल 2015 में जहां चाय के निर्यात में तेजी देखी गई थी, वहीं ये सिलसिला इस साल भी बरकरार रहने वाला है।
बीते साल अप्रैल से अक्टूबर तक की अवधि में चाय की निर्यात मात्रा और कीमतों में तेजी का रुझान देखा गया है और ये अगले साल भी बरकरार रहने की संभावना है। पिछले वित्त वर्ष में निर्यात उद्योग की कुल आमदनी 15.20% यानी 685.45 करोड़ रुपए घट गई थी। हालांकि चालू वित्त वर्ष में कुल निर्यात आमदनी 4.20% यानी 93.53 करोड़ रुपए बढ़ी है। विश्व की सबसे बड़ी चाय उत्पादन मैकलॉयड रसेल के निदेशक कमल बहेटी का मानना है कि साल 2016 में चाय की निर्यात कीमतें और भी बढ़ने वाली हैं। भारतीय चाय बोर्ड के प्रारंभिक निर्यात आंकड़ों में अनुमान जताया गया है कि इस साल अप्रैल से अक्टूबर तक की अवधि में 2318.07 करोड़ रुपए की 11.92 करोड़ किलोग्राम चाय का निर्यात हुआ, जबकि वर्ष 2014-15 की इसी अवधि में 2224.54 करोड़ रुपए की 11.11 करोड़ किलोग्राम चाय का निर्यात हुआ। अभी तक पति की मृत्यु के बाद कानूनी मामलों में पत्नी को अपना हक मिलने में काफी परेशानी झेलनी पड़ती थी, लेकिन जल्द ही इस परेशानी का हल निकलने वाला है, क्योंकि सरकार पति के मृत्यु प्रमाण पत्र पर पत्नी का नाम लिखवाना अनिवार्य करने वाली है। पति की मौत के बाद उसकी पत्नी को उसका हक मिले, इसके लिए सरकार पति के मृत्यु प्रमाण पत्र में पत्नी का नाम दर्ज करना अनिवार्य करने वाली है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस दिशा में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहा है। महिला एवं बाल मंत्रालय का ध्यान इस मामले पर तब गया जब उसके सामने कुछ ऐसे मामले आए जिनमें विधवाएं अपना कानूनी हक पाने के लिए विभागों के चक्कर काट रही थीं। अधिकतर राज्यों में व्यक्ति के मृत्यु प्रमाण पत्र में पत्नी का नाम नहीं होता। मंत्रालय चाहता है कि सभी जगह मृत्यु प्रमाण पत्र में जीवन साथी के नाम का जिक्र अनिवार्य हो, ताकि पति की मृत्यु के बाद विधवा को आसानी से अपने कानूनी अधिकार मिल सकें। जल्द ही किसान अपने पशुओं के लिए अपने ही खेत में चारा फसल की खेती कर सकेंगे, और वो भी बेहतर तरीकों से। इसके लिए जल्द ही सरकार चारागाहों की देखरेख के लिए राष्ट्रीय चारागाह प्राधिकरण बनाने वाली है। सरकार जल्द ही राष्ट्रीय चारागाह प्राधिकरण का गठन करने वाली है, जो देश के चारागाह भूमि का संरक्षण और चारा विकास के लिए उसके बेहतर उपयोग के तरीके खोजने की दिशा में काम करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत झांसी में स्थापित भारतीय चारागाह एवं चारा शोध संस्थान की इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य ने इसकी जानकारी दी है। देश में जितने चारे एवं बीज की जरूरत है, उतनी मात्रा में कोई अकेला संस्थान आपूर्ति नहीं कर सकता है। इसके तहत किसानों को चारागाह के बेहतर तकनीक के बारे में जानकारी दी जाएगी। इससे वे अपने पशुओं के लिए अपने खेतों में ही चारे की फसल उगा सकेंगे और साथ ही अच्छी कमाई भी कर सकेंगे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक। सरकारी बजट में पैसों की कमी के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देना बंद कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से प्रदेश सरकार प्रदेश के युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता शुरू करने वाली है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। केंद्र सरकार देश भर में जैविक कृषि के बढ़ावे पर जोर दे रही है, जिसके तहत बहुत ही जल्द देश में 100 जिलों को कृषि सिंचाई योजना का लाभ मिलने वाला है। केंद्र सरकार ने परंपरागत खेती यानी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 300 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसके तहत किसानों के 8000 क्लस्टर बनाए गए हैं। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई है। इस साल मार्च तक 100 जिलों के लिए ये योजना लागू कर दी जाएगी। इसके लिए 360 IAS अफसरों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इस साल सर्दी के दिनों में कमी आने के साथ ही कड़ाके की सर्दी भी कम पड़ रही है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस साल सर्दी का मौसम पिछले 6 साल के सर्दी के मौसम से गर्म रहने वाला है। इस बार सर्दी में कम ठंड पड़ने का अनुमान है। 6 साल में पहली बार सबसे गर्म सर्दी रहने वाली है। दिसंबर में 16 से 26 तारीख के बीच ही न्यूनतम तापमान गिर गया था।
वहीं अनुमान है कि इस महीने 10 जनवरी तक तापमान सामान्य बना रहेगा। इसके बाद तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा। दिसंबर में कड़ाके की सर्दी नहीं पड़ने के कारण एंटी साइक्लोनिक सिस्टम अल नीनो और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ को माना जा रहा है। स्काईमेट के मुताबिक गंगा के मैदानी इलाकों के कारकों ने भी तापमान को प्रभावित किया है। अमेरिकी प्रोक्योरमेंट कानून के चलते भारतीय टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में कमी देखी जा रही है। फिक्की ने इस मामले की जानकारी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री को दी है। भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट अमेरिकी प्रोक्योरमेंट कानून के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। फेडरल प्रोक्योरमेंट कानून के तहत चुनिंदा देशों या डोमेस्टिक सप्लायर से कच्चा माल खरीदना जरूरी कर दिया है। इससे भारतीय एक्सपोर्ट को घाटा हो सकता है। इस मामले में फिक्की ने टेक्सटाइल मिनिस्ट्री और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के समक्ष एक प्रेजेंटेशन दिया है। फिक्की ने भारत सरकार से अमेरिका सरकार के साथ इस मामले को उठाने और उसका समाधान निकालने के लिए भी कहा है। सरकारी बजट में पैसों की कमी के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देना बंद कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से प्रदेश सरकार प्रदेश के युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता शुरू करने वाली है। उत्तर प्रदेश सरकार एक बार फिर से प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता शुरू करने जा रही है। सेवा योजन विभाग से प्रस्ताव मिलने के बाद वित्त विभाग ने इस पर चर्चा भी शुरू कर दी है। बीते साल प्रदेश सरकार ने बजट में बेरोजगारी भत्ते को बंद कर दिया था। फिलहाल इस योजना में ज्यादा बदलाव नहीं किया जाएगा। बेरोजगारी भत्ते के लिए 10वीं पास मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है। इसका फायदा उन्हीं को मिलेगा जिनकी उम्र 25 से 40 साल के बीच होगी और वे कम से कम 10वीं तक पढ़े हों। अगर ये योजना शुरू होती है तो प्रदेश में 9 लाख से ज्यादा बेरोजगारों को इसका फायदा मिलेगा। एक तरफ जहां देश को पोलियो मुक्त बनाया जा रहा है, वहीं स्वास्थ्य विभाग ने एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने लाया है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में हर घंटे 11 बच्चे निमोनिया से मौत का शिकार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हर घंटे निमोनिया से 11 बच्चे मर रहे हैं। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने आशा के स्तर तक अलर्ट जारी करने के साथ अस्पतालों पर नजर रखने के लिए निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पेंटावेलेंट टीकाकरण के साथ निमोनिया से निपटने के लिए राज्य भर में विशेष अभियान भी शुरू किया गया है। प्रदेश में सर्दी बढ़ने के साथ ही निमोनिया का खतरा बढ़ रहा है। यहाँ हर साल पैदा होने वाले 50 लाख बच्चों में से 5 लाख बच्चों की मृत्यु उनके 5 साल के होने से पहले ही हो जाती है, जिसमें 17% की मौत निमोनिया के कारण होती है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में हर साल 53 लाख बच्चों को निमोनिया होता है। दिल्ली मेट्रो के सफर का लुत्फ हर रोज लाखों लोग उठाते हैं। ऐसे में दिल्ली मेट्रो अब अपने यात्रियों को मुफ्त वाईफाई का लुत्फ भी दे रही है। फिलहाल ये सेवा सिर्फ राजीव चौक और कश्मीरी गेट पर ही शुरू हुआ है। जल्द ही ये 3 और मेट्रो स्टेशनों पर भी मिलने वाली है। दिल्ली मेट्रो ने राजीव चौक और कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर वाईफाई सेवाओं की शुरुआत कर दी है। इसके तहत यात्रियों को पहले 30 मिनट तक मुफ्त वाईफाई की सेवा मिल रही है। इसके बाद उन्हें सेवा प्रदाता की ओर से तय दरों के मुताबिक शुल्क देना होगा। दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर वाईफाई सेवाओं के लिए मई 2015 में DMRC और रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे। DMRC के मुताबिक वाईफाई सेवाओं के लिए फिलहाल 5 स्टेशनों का चयन किया गया है। जल्द ही विश्वविद्यालय, केंद्रीय सचिवालय और हौज खास मेट्रो स्टेशनों पर भी वाईफाई सेवा की शुरुआत कर दी जाएगी। क्या है कचरा नीति, बताएंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कैंसर के इलाज में शोधकर्ताओं को एक बड़ी कामयाबी मिली है। स्तन कैंसर में कारगर पाल्बोसिस्लिप दवा दूसरे कैंसर के इलाज में भी मददगार साबित हो रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। घरेलू उद्योगों को सस्ते आयात के घाटे से बचाने के लिए सरकार शहतूत के कच्चे रेशम के आयात पर डंपिंग रोधी शुल्क लगा सकती है।
सरकार घरेलू उद्योग को सस्ते आयात के प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिए शहतूत पेड़ पर तैयार होने वाले कच्चे रेशम के चीन से आयात पर $1.85 यानी करीब 122 रुपए प्रति किलो का डंपिंग रोधी शुल्क लगा सकती है। डंपिंग रोधी और सहायक शुल्क महानिदेशक DGAD ने अपनी जांच के दौरान पाया कि ग्रेड 3A और इसके नीचे के शहतूत के कच्चे रेशम का चीन से भारत को निर्यात सामान्य शुल्क से कम पर किया गया, जिससे घरेलू उद्योग को काफी नुकसान पहुंचा है। मंत्रालय की एक अधिसूचना में कहा गया है कि DGAD ने इस पर निश्चित रूप से पाटन रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है, ताकि घरेलू उद्योग को नुकसान से बचाया जा सके। पैन कार्ड बनवाना और भी आसान हो गया है। अभी तक लोगों को अपना पैन कार्ड बनवाने के लिए कई जरूरी दस्तावेजों को लगाना पड़ता था, लेकिन सरकार ने इस प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब लोग जाति और आवास प्रमाण पत्र के जरिए ही अपना पैन कार्ड बनवा सकते हैं। पैन कार्ड बनवाना अब और आसान हो गया है। इसके लिए सरकार ने पैन कार्ड आवेदन के समय पते और पहचान के समर्थन में लगाए जाने वाले कागजात की सूची को बढ़ा दिया है। अब लोग जाति और आवासीय प्रमाण पत्र को भी इसके लिए प्रमाण के रूप में पेश कर सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि लोग आसानी से पैन कार्ड ले सकें। इससे पहले ही घरेलू काले धन पर रोक लगाने के लिए सरकार ने 1 जनवरी 2016 से 50,000 से ज्यादा की खरीदारी के लिए पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया है, जबकि देश की 12% आबादी के पास ही पैन कार्ड है। दिल्ली में फैले प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए इस समय दिल्ली में ट्रायल के तौर पर सम विषम नियम तो चल ही रहा है। जल्द ही कुछ इसी तर्ज पर राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी अभियान चलाया जाएगा। दिल्ली सरकार जल्द ही सम विषम नंबर नियम की तर्ज पर महिला सुरक्षा पर भी बड़ा अभियान चलाने वाली है। कमानी ऑडिटोरियम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुलती गिरहें उपन्यास का विमोचन करने गए थे। उसके बाद महिला सुरक्षा विषय पर आयोजित परिचर्चा में मुख्यमंत्री ने महिला सुरक्षा पर जल्द ही अभियान शुरू करने की जानकारी दी। इस उपन्यास को आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे और चंचल शर्मा ने लिखा है। साथ ही जल्द ही दिल्ली की कॉलोनियों में पुस्तकालय खोलने पर भी जोर दिया जाएगा। भारत अपने इलेक्ट्रॉनिक सामानों की खरीदारी के लिए ज्यादातर चीन के साथ ही करार करता है, लेकिन जल्द ही देश में मेक इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पॉलिसी की शुरुआत होने वाली है। केंद्र सरकार जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पॉलिसी लाने वाली है, जिसके जरिए इलेक्ट्रॉनिक सामानों का उत्पादन देश में ही किया जा सकेगा। ये नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना मेक इन इंडिया से जुड़ी होगी। मेक इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पॉलिसी से भारत में चीन से हो रहे इलेक्ट्रॉनिक सामानों की खरीदारी में कमी आएगी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने अपने ब्लॉग में इसकी जानकारी दी है। देश भर में कचरे की सफाई के लिए अभी कोई प्रावधान या कोई भी नीति नहीं बनी है, लेकिन जल्द ही केंद्र सरकार प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान के तर्ज पर ही देश में कचरा नीति लागू करने वाली है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार जल्द ही देश के लिए कचरा प्रबंधन के नियम लागू करने वाली है और देश के 66 शहरों में प्रदूषण स्तर मापने के लिए वायु गुणवत्ता मॉनिटर भी स्थापित करेगी। कचरा प्रबंधन के नियम तैयार हैं। ये नियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर ही बनाए गए हैं। इस कचरा प्रबंधन नीति में इलेक्ट्रॉनिक कचरे से लेकर प्लास्टिक कचरा, जैविक चिकित्सा कचरा और घातक कचरा आदि शामिल हैं। कैंसर के इलाज में शोधकर्ताओं को एक बड़ी कामयाबी मिली है। स्तन कैंसर में कारगर पाल्बोसिस्लिप दवा दूसरे कैंसर के इलाज में भी मददगार साबित हो रही है। स्तन कैंसर की एक नई दवा पाल्बोसिस्लिप स्तन कैंसर के अलावा दूसरे कैंसरों के इलाज में भी कारगर साबित हो गई है। अमेरिका की पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के एक नए अध्ययन के मुताबिक ये दवा पाल्बोसिस्लिप CDK6 और CDK4 एंजाइमों में बाधा पहुंचाकर ट्यूमर कोशिकाओं के विभाजन को रोकती है। शोधकर्ताओं की ये खोज कैंसर चिकित्सा में बेहतर योगदान साबित हो सकती है। दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर है, ये तो सब जानते ही हैं। ऐसे में यहाँ के रहने वालों में सांस से जुड़ी बीमारियों का स्तर कितना है, दिल्ली सरकार उसका पता लगाने वाली है।
दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए दिल्ली सरकार दिल्ली वासियों के फेफड़ों की जांच करवा रही है, वो भी मुफ्त में। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के अनुसार सरकार 10 जगहों पर मोबाइल वैन लगाएगी, जिसमें लोगों के फेफड़ों के इन्फेक्शन की जांच मुफ्त में की जाएगी। इसके तहत 10,000 लोगों के फेफड़ों की जांच की जाएगी। दिल्ली सरकार ये अभियान 15 दिनों तक चलाएगी। तो दोस्तों, आज की देश डायरी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों और सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते। अगर आपके गांव की कोई समस्या हो, कोई जानकारी हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। हमारा पता है ग्रीन टीवी B131 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश, पिन 201301। हमारा ईमेल आईडी है info@greentvindia.com। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-498-0000, साथ ही 0011।